IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। कहते हैं कि पंच परमेश्वर होते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में पंचायत ने ऐसा फैसला सुनाया है जिसे सुनकर शैतान भी हैरान रह जाए। यहां आदिवासी भील पंचायत ने एक प्रेमी युगल के प्यार पर नफरत की ऐसी मोहर लगाई जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहले लड़का लड़की के बाल काटे, फिर लड़की को अर्धनग्न किया। इस जुल्म को वो इंसाफ कहते हैं। जी हां, उनके यहाँ प्यार की सजा नफरत है। यहाँ के पंच वो फैसले सुनाते हैं जिन्हें सुनकर शैतान भी शर्मा जाए। ये नया फैसला है 31 दिसंबर की दोपहर का, जब अलीराजपुर के बयडा गांव में भील पंचायत बैठी और फैसला सुनाया गया। पहले लड़का और लड़की के बाल काट दिए गए। इसके बाद प्रेमी युगल को वाद्य यंत्रों के साथ 50 मीटर घुमाया गया। फिर लड़की को अर्धनग्न किया गया और सरेआम उसको बेइज्जत किया गया। झकझोर देने वाली ये घटना होती रही और ग्रामीण सिर झुकाए पंचायत के जुल्मों को देखते रहे। साल कर साल मारपीट करी थी और ये बाल उतारी थी और बाल उतार के और ये लाया था बेनवाजा को बजाए के रोड पर ले गया था और ये एक मोड़ बांधा था हमको। पीड़ित लड़की का आरोप है कि इस पूरे मामले में सरकार की ओर से नियुक्त चौकीदार और आदिवासी समाज के प्रमुख ने नकारात्मक भूमिका निभाई है। उसका आरोप है कि चौकीदार ने ही उसके बाल काटे और आदिवासी वाद्य यंत्रों के साथ प्रेमी के साथ घुमाया। पीड़ित प्रेमिका के अनुसार उसके साथ मारपीट भी की गई। फिर लेकर आया गाड़ी पर, डायरेक्ट थाने में नहीं लाया, घर पे ले गए हैं। बस वही पे मारपीट की है। और क्या किया? बाल काटे? बाल काटा है। प्रेमी प्रेमिका के बाल काटने और प्रताड़ित करने के इस मामले की शिकायत घटना के 2 दिन बाद हुई, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और पीड़िता को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। इलाके के एसडीओपी ने घटना की पुष्टि की है और जानकारी दी कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अभी पुलिस ने प्रकरण 354, 147, 323, 294, 506 ये अपराध पंजीबद्ध किया है और क्योंकि महिला का मेडिकल हो गया है और अभी आरोपी भी 4-5 अरेस्ट हो गए हैं। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ जेल भेजे जाने से इन लोगों की सोच को बदला जा सकता है, क्योंकि पंचायत के शैतानी फरमान दरअसल प्यार से नफरत की निशानी है। सचिन शर्मा, इंदौर, IBN 7। और बात उस पंचायत की जहां एक लड़की की इज्जत की कीमत ही लगा दी गई। जी हां, ये मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ का है, जहां खाप पंचायत ने इंसाफ के नाम पर जुल्म की नई दास्तान लिख डाली। हद तो तब हो गई जब खाकी वर्दी भी पंचों को बचाने में जुटी रही। मेरठ के वलीदपुर गांव में BCA की एक छात्रा से गैंगरेप हुआ। बलात्कार की घटना बेहद संगीन थी। मामला पुलिस तक पहुंचा इससे पहले ही गांव की पंचायत बैठ गई और पीड़िता को इंसाफ देने की प्रक्रिया शुरू हुई। बहुत सोच विचार के बाद आरोपियों के लिए सजा तय की गई। पंचायत ने आरोपियों पर 40,000 का जुर्माना लगाने का फरमान सुना दिया। सामूहिक बलात्कार की पीड़ित लड़की से कहा गया कि 40,000 रुपए लो और आत्मा को झकझोरने वाली उस पीड़ा को भूल जाओ। 4 लड़के आ रहे थे, वे मुझे ले गए पकड़ के कश्मीरी के घर में। उन्होंने मुझे बेहोशी के उसमें मेरे साथ बदतमीजी की। आप ठीक समझे, दरअसल वो पंचायत पीड़िता को इंसाफ देने के लिए नहीं बल्कि आरोपियों को बचाने के लिए बिठाई गई थी। उन पंचों की सोच को देखिए जिन्होंने एक मासूम लड़की की इज्जत की कीमत 40,000 रुपए तय कर दी। यही नहीं, पंचायत ने अपने इस फैसले को मानने के लिए पीड़ित परिवार पर दबाव भी बनाया। मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन उसमें वो फैसले का जोर दे रहे थे, हमने फैसला नहीं करा। फैसले में क्या बात कुछ लोग ये कह रहे थे 40,000 रुपए ले गए, फैसला कर लो। हमने मना कर दिया, हमें फैसला नहीं करना। पीड़ित परिवार की माने तो इस पूरे मामले में पुलिस भी टाल मटोल वाला रवैया अपनाती रही। पीड़ित लड़की के पिता का आरोप है कि पुलिस में मामला दर्ज कराने के बाद भी पंचायत के लोग सुलह कराने में जुटे रहे और पुलिस सब कुछ जानते हुए खामोश रहे। हालांकि पुलिस के आला अधिकारियों का दावा है कि कार्रवाई करने में कोई कोताही नहीं बरती गई।
इसमें डॉक्टरी कराई गई है, मजिस्ट्रेट के समक्ष कथन किया जाएगा और साक्ष्य एकत्रित करके उनको गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और जो बिंदु आप इंगित कर रहे हैं, इस बात की मैं छानबीन कराऊंगा कि इसमें अगर पुलिस की ओर से कहीं भी कोई लापरवाही है, उपेक्षा है, तो उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। युवती के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना 25 दिसंबर की सुबह को हुई। बीसीए की छात्रा शौच के लिए घर से जंगल जा रही थी कि गांव के ही 4 लड़कों ने उसे बंधक बना लिया। इन लड़कों ने गैंगरेप किया और अपनी इस करतूत का एमएमएस भी बनाया। पहले हवस के भेड़ियों ने इज्जत तार-तार की और फिर पंचायत ने आबरू की कीमत लगा दी। ये पंचायत वगैरह इस तरह का फैसला करके किसी लड़की की इज्जत का सौदा नहीं कर सकते। और अगर इस तरह की कोई बात हुई है तो मैं समझती हूँ वहाँ की जो पुलिस है, जो अखिलेश यादव जी की सरकार है, उसको उस पर ध्यान देना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। ये कानून और इंसानी गरिमा के खिलाफ है। जो भी लोग इसके दोषी हैं, इसमें संलिप्त है, उन सभी को सख्त सजा दी जानी चाहिए। ये खाप पंचायतें अक्सर ऐसे फैसले सुनाती हैं जिनसे इंसानियत शर्मसार होती है। जब भी कोई घटना होती है तो राजनीतिक गलियारों से विरोध की आवाजें भी आती हैं, लेकिन बावजूद इसके इन पंचायतों के तुगलकी फरमानों पर कोई लगाम नहीं लग पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। एक लड़की हजारों मील का सफर तय करके शांति की नगरी को देखने पहुंची थी, लेकिन वहां उसके साथ जो कुछ हुआ वो किसी नरक की पीड़ा से कम नहीं था। जी हां, हम बात कर रहे हैं उन गुनहगारों की जिन्होंने बौद्ध की नगरी को शर्मसार कर दिया। बिहार की राजधानी पटना से करीब 100 किलोमीटर दूर है वो जगह जिसे बुद्ध की नगरी गया कहते हैं। ये वो जगह है जहां हर साल हजारों विदेशी टूरिस्ट घूमने आते हैं। इस नगरी के सैकड़ों परिवार इन सैलानियों के भरोसे ही चलते हैं, लेकिन इसी शहर में जापान से आई एक युवती को 21 दिन तक गैंगरेप का शिकार बनाया गया। ये लोग यहाँ बोध गया भी शायद लाए थे, बोध गया, फिर यहाँ से सारनाथ। वो एक कंटिन्यूअस घटना थी जो कि स्टार्ट कलकत्ता से हुई थी। सामूहिक बलात्कार के इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी कोलकाता में गाइड बनकर लड़की से मिले थे, जिसके बाद बौद्ध नगरी के दर्शन कराने के बहाने उसे गया लेकर आए। वहां उसका ATM कार्ड छीनकर 76,000 रुपए भी निकाल लिए। लड़की का आरोप है कि 29 नवंबर से 19 दिसंबर तक उसे बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इसके बाद वो किसी तरह उनके चंगुल से छूटकर वाराणसी होते हुए कोलकाता पहुंची, जहां इस मामले का खुलासा हुआ। We have received a complaint from a Japanese tourist, a lady who were taken to Digha. Outrage of modesty was done on her, and then she was taken to Goa also, and there gang rape. कोलकाता के पार्क स्ट्रीट थाने में मामला दर्ज कर पुलिस ने गया से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस गिरफ्तारी के बाद आरोपियों के परिवार वाले बंधक बनाने जैसी बात से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि लड़की दोस्ती बढ़ाकर यहाँ तक पहुँची थी और पैसे नहीं होने की वजह से उनके घर पर ठहरी हुई थी। वो तो पहले कुमारे से ही कर रहे थे 10-12 साल से, लेकिन इधर 2 साल से नहीं वो कलकत्ता गए हुए हैं। जो उन पे आरोप लगा है ये बहुत गलत आरोप लगा है। हमको पता है, मेरे हस्बैंड, हमको पता नहीं रहेगा क्या? बहरहाल लड़की पैसे नहीं होने की वजह से ठहरी या उसे बंधक बनाया गया, ये बातें जांच का विषय है। लेकिन अगर लड़की के साथ बलात्कार हुआ है तो उसे इंसाफ मिलना चाहिए। ये वो देश है जहां मेहमान को भगवान माना जाता है। गया तो वैसे भी वो जगह है जिसे शांति का प्रतीक माना जाता है। जाहिर है इस घटना से बौद्ध नगरी की साख पर बट्टा लगा है। चंद्रमोहन कुमार, पटना, IBN 7। जम्मू से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बनते जा रहे हैं। नए साल की दस्तक के साथ ही पाक फौज की नापाक हरकत शुरू हो गई। BSF चौकियों को तो छोड़िए, लेकिन लगातार रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। जम्मू से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बनते जा रहे हैं। नए साल की दस्तक के साथ ही पाक फौज की नापाक हरकत शुरू हो गई। BSF चौकियों को तो छोड़िए, लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। शुक्रवार रात और आज दिन में पाक फौज ने हैवी मोर्टार शेल और तोप में इस्तेमाल होने वाले गोले दागे हैं। इस गोलीबारी में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 5 लोग जख्मी हुए हैं। भारतीय जवानों ने भी इस नापाक फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया।
जवाबी कार्रवाई में पाक रेंजर्स का एक और जवान मारा गया है। तो वहीं इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान लगातार अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाता जा रहा है। सांबा, हीरानगर, कठुआ, तंगधार, जम्मू में भारत पाक सीमा से सटे ये वो इलाके हैं जहां पाकिस्तानी फौज ने जबरदस्त फायरिंग की। पाक फौज ने बीएसएफ की 13 चौकियों को निशाना बनाकर अंधाधुंध गोलीबारी की। इस फायरिंग में भारतीय फौज के 2 जवान शहीद हो गए। दोनों जवान कुपवाड़ा के तंगधार सेक्टर में तैनात थे। बीएसएफ के जवानों ने भी पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाकर जमकर फायरिंग की। इस जवाबी कार्रवाई में पाक रेंजर्स का एक जवान मारा गया। शाम को देर शाम से कोई 6:30 बजे शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से हुई थी, तो उसके बाद ये 4 बजे तक चलती रही। दोनों तरफ से मॉर्टर चले हैं, इधर से भी रिटेलिएशन हुई है। तो यहाँ से इस दहशत से काफ़ी लोग यहाँ से माइग्रेशन हो गए। कम से कम इस वक्त तक 150-200 के करीब चले गए। इस सिलसिले में हमने माइग्रेशन के लिए यहाँ के लोगों की फैसिलिटी के लिए पुलिस की गाड़ियाँ भी हमने लगाई हैं, वो शायद आपने रास्ते में देखी होंगी। तो उसके साथ साथ सिविल गाड़ियों से भी लोग जा रहे हैं। अभी भी ये सिलसिला जारी है। तो यहाँ पर कुछ घर भी डैमेज हुए हैं। सुरक्षा बलों की चौकियों के साथ साथ पाक फौजों ने सीमा से सटे रिहायशी इलाकों में भी जमकर गोलीबारी की। पाक फौज की इस फायरिंग में सांबा सेक्टर में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है, जबकि करीब 10 गांव वाले जख्मी हुए हैं। गांव दर गांव, मकान दर मकान पाकिस्तान फौज की नापाक फायरिंग के निशान बिखरे हुए हैं। पूरी रात को फायरिंग होती रही। कल से फायरिंग चल रही है जी, कल दिन से फायरिंग चल रही है जी। कल दिन को भी फायरिंग हुआ, रात को भी बहुत फायरिंग हुआ। बहुत नुकसान हुआ हमारा गाँव का, गलाड़ का। इस बीच जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर के उस तरफ बड़ी संख्या में पाक फौजियों की मूवमेंट देखी जा रही है। शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की हजारों गाड़ियों की मूवमेंट देखी गई। पाकिस्तान ने रामगढ़, सांबा, आरएसपुरा और अखनूर सेक्टर के उस पार अपनी मूवमेंट तेज की है। सियालकोट के सबसे बड़े गांव सैदाबाली में पाक आर्मी की सैकड़ों गाड़ियां मूव हुई हैं। खुफिया जानकारी के मुताबिक पूरे इलाके में पाक फौज की 2 बड़ी रेजिमेंट के साथ सेना की कई टुकड़ियां पहुंची हैं। जानकारों का कहना है कि सर्दियों के मौसम में कोहरे और बर्फबारी का फायदा उठाकर पाकिस्तान बड़ी तादाद में आतंकियों की घुसपैठ कराता है। लेकिन इस बार भारतीय फौज और बीएसएफ की चौकसी के चलते पाकिस्तान के मंसूबे नाकाम होते रहे हैं। जानकारों का कहना है कि इसी से बौखलाकर पाकिस्तान अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है, ताकि इस फायरिंग की आड़ लेकर आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसाया जा सके। पवन शर्मा, जम्मू, IBN 7। पाक फौजों ने जम्मू से सटे सांबा, हीरानगर और कठुआ सेक्टरों में बेतहाशा फायरिंग की है। इस नापाक फायरिंग के निशान सरहदी गांव की हर दीवार पर देखे जा सकते हैं। गोलीबारी की असल तस्वीर दिखाने के लिए IBN 7 की टीम सबसे पहले भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे आखिरी गांव पहुंची। अभी भी फायरिंग वहां से शुरू हो चुकी है और यहां पर आप देख सकते हैं कि पूरे गांव के लोग जो हैं वो घरों से देखिए कैसे सामान उठाकर यहां से भाग रहे हैं। गोलियों से छलनी दीवारें, जगह जगह बिखरे मोर्टार और शेल, जान बचाकर भागते लोग। ये तस्वीर है सांबा सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर बसे आखिरी गांव गलाड़ की। गांव की हर दीवार चीख चीख कर हमारे पड़ोसी मुल्क की बेहयाई की कहानी सुना रही है। गांव वालों के मुताबिक शुक्रवार की सर्द रात जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तभी पूरा इलाका जबरदस्त गोलीबारी की आवाज से कांप उठा। गांव वाले अपनी जान बचाकर सुरक्षित ठिकानों की ओर भागने लगे। हम लोग कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट ने अभी तक किसी ने कोई पता ही नहीं लिया हमारा आकर के। 2-3 दिन हो गया हमारे को ऐसे दर करते हुए। इन्होंने फायरिंग कल से चल रही है और पूरी रात भर फायरिंग चलती रही है। लेकिन मैं पहले सबसे पंगदौर के जो लोग हैं इनका हम बहुत इनके शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमें जहां चाय वगैरह का हमारा इंतजाम जहां किया है। शनिवार की सुबह IBN 7 की टीम सांबा सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर बसे आखिरी गांव गलाड़ पहुंची। हमारा कैमरा जिधर घूमता तबाही और बर्बादी के निशान नजर आते। अभी हम लोगों से बातचीत ही कर रहे थे कि हमारे पास एक जोरदार धमाका हुआ। पाक फौज की इस नापाक फायरिंग को हमारे कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया।
अभी ये बता दें कि ये बिल्कुल आखिरी गांव है और यहाँ पर इस गांव में अभी भी मोटार शेल जो यहाँ गिरा है और लोगों की देखिए किस तरह से यहाँ पर अभी एक दो शेल गिरा, उसके बाद लोग दौड़ना शुरू हो गए हैं और यहाँ से अभी शेल वो एक यहाँ पर एक स्कूल टीचर है, वहाँ पर आके एक जो शेल जो गिरा है उसके बाद उनको हॉस्पिटल भेजा है और यहाँ से लोग जो है वो काफी 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 एक शेल यहाँ पर गिरा है, अभी एक शेल यहाँ पर गिरा है। अब इधर अब बताइए अभी एक और शेल यहाँ पर आके गिरा है। हम जो बता दें हम इस वक्त सांबा के आखिरी गांव गलाड़ में है। नए साल से पहले 31 दिसंबर से ही पाक फौज की फायरिंग जारी है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2015 की शुरुआट में ही पाकिस्तान ने कई चौकियों को निशाना बनाकर फायरिंग की। इस साल पाक फायरिंग में अब तक 3 जवान शहीद हुए हैं। 2014 में पाकिस्तान ने 562 बार सीज फायर का उल्लंघन किया। इनमें से 410 बार अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर और 152 बार नियंत्रण रेखा पर फायरिंग की गई। 2014 में पाकिस्तान की फायरिंग में 19 लोगों की मौत हुई थी। बीते साल पाकिस्तानी फायरिंग में 5 जवान शहीद हुए जबकि 150 लोग जख्मी हुए। 2013 में पाकिस्तान ने 200 से ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन किया। आंकड़े पाक की बेशर्मी की दास्तान बता रहे हैं। भारत सरकार ने लंबे अरसे तक बातचीत के जरिए मसले को सुलझाने की बात की, लेकिन अब जब पानी सर से ऊपर जाने लगा है तो केंद्र सरकार ने बीएसएफ को हर नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने की छूट दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। सरहद धधक रही है तो समंदर भी सुलग रहा है। जी हां, 31 दिसंबर की रात समंदर में पाकिस्तान से निकली एक बोट शोलों में तब्दील हो गई थी, लेकिन जो नया खुलासा हुआ है उसके मुताबिक आतंक की वो बोट अकेले नहीं थी। बस ये समझ लीजिए कि कोस्ट गार्ड की चौकसी ने एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। आतंकी और आतंक का सामान लादे भारत में खून खराबे के इरादे से भारतीय समंदर में दाखिल हुई ये टेरर बोट अकेली नहीं थी। कोस्ट गार्ड के मुताबिक 31 दिसंबर की रात एक और बोट नापाक इरादे से भारतीय समंदर में दाखिल हुई थी, लेकिन आगे चल रही इस बोट का जो हश्र हुआ उसे देखते ही उसने तुरंत रास्ता मोड़ लिया और वो वापस पाकिस्तान के समुद्री क्षेत्र में दाखिल हो गई। इस बोट को भारतीय समुद्री सीमा से 50 नॉटिकल माइल दूरी पर लोकेट किया गया। भारतीय कोस्ट गार्ड पूरी तरह से अलर्ट है और उसका ऑपरेशन जारी है। वैसे हम लोगों ने अभी तक जितना अधिकतम हो सका है सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने की कोशिश की है ताकि 26/11 की घटना की पुनरावृत्ति भारत में न हो सके। वहीं पाकिस्तान का कहना है कि पोरबंदर के करीब खुद को उड़ाने वाली बोट पाकिस्तान की नहीं। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत पाकिस्तान की छवि खराब करने के लिए ऐसा झूठा प्रचार कर रहा है। पाकिस्तान कितना भी डिनायल मोड में रहे, जो कि वो हमेशा रहता है, मगर दुनिया सच्चाई जानती है। कराची से वो बोट आ रही थी। कराची में बोट का जांच क्यों नहीं किया गया? कराची में सच्चाई क्यों नहीं उजागर हुआ? कौन उसे बोट को कराची से यहाँ छोड़ा था और बोट में एक्सप्लोजिव्स कैसे थे? बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिस प्रश्न के उत्तर से ही ये केस क्लोज, ओपन और क्लोज केस बनता है, बड़ा साधारण केस बनता है। वहीं कोस्ट गार्ड का कहना है कि नाव में सवार लोग मछुआरे नहीं थे। उन्होंने पैंट और टी-शर्ट पहनी थी और जिस तरह से नाव में भीषण आग लगी उससे साफ है कि उस पर विस्फोटक रखे हुए थे। डूबने वाली बोट के मलबे की तलाश जारी है। जनक दवे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।